नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक अभी तक चल रहा था प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और आज का जो हमारा अब टॉपिक रहेगा, अब जो वीडियो बनेंगे वो प्रथम कोटि के तो होंगे सवाल, लेकिन उनकी जो घात है वो प्रथम कोटि की नहीं होगी। तो ये चीज मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं कि प्रथम कोटि और घात क्या चीज होती है, कोटि किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे कोई अवकल समीकरण में लिखा हुआ है dy/dx, तो इसकी कोटि कितनी है? 1। कैसे? y का कितनी बार अवकलन हो रहा है वो कोटि कहलाती है। या y का एक बार अवकलन हो रहा है तो कोटि 1 है। यहां देखिए d²y/dx², तो यहाँ y का अवकलन कितना हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो कोटि इसकी कितनी है? 2। और घात किसको कहते हैं? ये तो मैंने कोटि बता दी। और घात किसको बोलते हैं? कि अधिकतम जो कोटि लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कहीं पर dy/dx² है, इसकी कोटि तो 2 है, उसके ऊपर घात कितनी लिखी हुई है, या dy/dx लिखा है तो उसके होल पावर उस पे कितनी है? 3 है, 2 है, 4 है, वो क्या कहलाएगी? उसकी घात कहलाएगी। ठीक है ना। तो अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखे उन सभी में हमने जो पढ़ाई की है वो क्या की है? प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है। लेकिन अब हमारा अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है, तो इस अध्याय में क्या रहेगा हमारे पास? प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, परंतु जो प्रथम घात के नाम। यानी कि हमारे पास जो अब अवकल समीकरण होंगे वो प्रथम कोटि के तो होंगे, परंतु उन पे जो घात होगी वो डिफरेंट होगी। यानी किसी पे घात 2 मिल जाएगी आपको, किसी पे घात 3 मिल जाएगी, ये सवाल के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन एक घात में सवाल नहीं होगा, यानी 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोटि जो है वो हमेशा एक ही रहेगी। तो इस अध्याय में हमारे पास 5 प्रकार के सवाल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं पांचों को एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं। P के लिए हल होने वाले, P के लिए हल होने वाले। दूसरा है Y के लिए हल होने वाले। दूसरा क्या है? y के लिए हल होने वाले। तीसरा रहेगा इसमें x के लिए हल होने वाले। ठीक है। चौथा इसमें रहता है क्लेरो समीकरण, क्लेरो। और लास्ट और पांचवा रहता है लैग्रांज। तो ये 5 टाइप के सवाल हमारे पास रहेंगे। पहला रहेगा P के लिए हल होने वाले, दूसरा रहेगा Y के लिए हल होने वाले, तीसरा X के लिए हल होने वाले, चौथा क्लेरो समीकरण। क्या लिखा है? ये क्लेरो समीकरण। और पांचवा रहेगा हमारे पास लैग्रांज समीकरण। इन 5 प्रकार के सवालों में जो भी हमारे पास अवकल समीकरण होंगे उन सभी में ही सवाल प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होगा, और जिन पर प्रथम घात नहीं होगी, यानी कि घात कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, सभी सवालों में। अच्छा, बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं P के लिए हल होने वाली। तो देखिए, अभी तक हम जो भी अवकल समीकरण पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, उनके हल हमें याद रखना है कि उनको हमने सॉल्व कैसे किया था, क्योंकि उन चीजों का यूज अब इसमें होगा। जैसे हम P के लिए हल करेंगे सवाल को,
तो p मान लीजिए कोई कोटि है, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, लेकिन उसकी घात कितनी है? 2। कितनी है? घात 2। जैसे dy/dx है ना, और उस पे स्क्वायर लगा है, तो ये घात कितनी हो गई? इस पे 2 हो गई। जब आप समीकरण को सॉल्व करेंगे दो घात को किस विधि से, चाहे आप कोई सी भी मेथड लगाएं उसके अंदर वर्ग समीकरण वाला, जब वो सॉल्व होगा तो वो सिंगल यानी कि प्रथम कोटि में कन्वर्ट होगा। चाहे मैं बोल रहा हूं 2 घात का समीकरण है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 घात में कन्वर्ट होगा, और जब 1 घात में कन्वर्ट होगा तो हमारे जो पिछला अध्याय हम पूरा पढ़ के आए हैं 1 घात का, उनमें से कोई सा भी सवाल अप्लाई हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है p के लिए, इस टाइप का कोई सवाल है, ये मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ, तो ये जो सवाल है वो कितनी घात में? 2 घात में सवाल दिया। जब आप इसके टुकड़े कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके 2 आंसर निकल के आते हैं, p-3 और p-2, यानी कि p बराबर 3 और p बराबर 2। यहाँ पर देखिए 2 आंसर निकल के आ गए। तो जब ये 2 घात का था तो हमने इसको फिर काय में बदल दिया, इसको सिंगल घातों में बदल दिया ना, ये सिंगल घात में बन गया। और जब ये सिंगल घात में बन गया तो जो पहला अध्याय हम पढ़ के आए हैं प्रथम कोटि वाला, उसमें से कोई सा भी नियम इसमें अप्लाई हो सकता है, यानी वो किसी भी अवकल समीकरण के मान को ग्रहण कर सकता है, कोई भी अवकल समीकरण वो बन सकता है, चाहे तो रेखीय वाला बन जाए, है ना, चाहे चरों का पृथक्करण वाला बन जाए, चाहे समघात वाला बन जाए, कुछ भी बन सकता है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। यहां तो केवल आपको इतना ही सॉल्व करना है कि आप उसकी 2 घात को सिंगल घात में बदलें, या 3 घात का है तो भी सिंगल घात में बदलें, जितनी भी घात लगी है उसको सिंगल घात में आपको बदलना। तो जो पैटर्न p के लिए अप्लाई होगा वही y के लिए होगा। यहां पर जो समीकरण दिया होगा वर्ग समीकरण या कोई सा भी समीकरण जो 2 घात या 3 घात का होगा, हम y के लिए उसको सॉल्व करें। वो भी ऐसे ही स्क्वायर में या क्यूब में कुछ भी बन सकता है, फिर उसे हम सिंगल अवकल समीकरण में बदलेंगे और हल उसी प्रकार से होंगे। जैसे उसी तरह x के लिए उसी तरह क्लेरो समीकरण, लैग्रांज समीकरण थोड़े अलग रहते हैं, इनमें कुछ क्वालिटी रहती है, इनकी कुछ पहचान होती है कि इस प्रकार का रूप अगर धारण कर ले तो क्लेरो या लैग्रांज कहलाएगा। तो वो चीज इन दोनों को हम बाद में देखेंगे, इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं p वाले, y वाले और x वाले। तो तीनों का जो क्रम है वो लगभग सेम है, यानी यहां पर आपको कोई भी वर्ग समीकरण या क्यूब का कोई समीकरण 3 घात का मिल सकता है, जिसको आपको सॉल्व करने 2 घात में बदलना है। 3 घात वाले को फिर 2 वाला 1 में बदलेगा, और 2 वाला होगा तो फिर डायरेक्ट 1 में बदल जाएगा, और सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो हम पहले करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को, और उसमें लेते हैं p के लिए सॉल्व। देखिए अब हम सवाल ले रहे हैं p के लिए। p के लिए हल होने वाले p के लिए हल होने वाले अवकल समीकरण। ठीक है, p के लिए हम हल होने वाले अवकल समीकरणों को पढ़ रहे हैं, और प्रश्नावली से फिर हम सवाल लेते हैं कोई सा और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला ही सवाल हमने लिया है। सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है p स्क्वायर -7p + 12 = 0। ये सवाल हमें दिया हुआ। देखिए, तो यहां पर जो सवाल दिया हुआ है वो p के लिए सॉल्व हो रहा है कि y के लिए सॉल्व हो रहा है या x के लिए, ये आपको एग्जाम में बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको सीधी सी बात है, वो 2 घात में बन रहा होगा या 3 घात में बन रहा होगा, उसकी पहचान करनी है कि सवाल किसके लिए सॉल्व हो। अभी तो हमें दिख रहा है ना तो इसके अंदर y है ना इसके अंदर x है, तो सवाल p के लिए सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आगे के जो सवाल आएंगे उनमें मिक्स आएगा, वो p के लिए भी सॉल्व हो सकते हैं, y के लिए भी, वो आपको डिसाइड करना है।
डिसाइड क्या, वो सही चीज देखनी है उसमें जो जिसके लिए भी वो सॉल्व हो रहा है। तो फिलहाल तो ये पी के लिए सॉल्व हो रहा है और एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले मैं पी के बारे में आपको बता दूं, ये पी क्या चाहिए। पी जो हमारे पास है वो है y का एक बार का, क्या है पी जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास dy/dx। इस चीज को आपको पूरी प्रश्नावली में ध्यान रखना कि p का जो मान है वो हमारे पास क्या है dy/dx। और dy/dx क्या कहलाता है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का लिए अवकल समीकरण, जो अब पूरा अध्याय हम पहले पढ़ के आए हैं, है ना। तो अब इन सवालों को कैसे करना है वो देखते हैं। p के लिए ध्यान रखें, p क्या है dy/dx। तो यही मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए, तो ये वर्ग समीकरण एक आपको दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे कि गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, क्या क्या 4p - 3p + 12 = 0। टुकड़े कर दिए हमने 7p के, 4 और 3 की फॉर्म में। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है p, अंदर क्या बचेगा p - 4। यहां क्या कॉमन आ रहा है -3, अंदर क्या बचेगा p - 4 = 0। तो यहां से दो टुकड़े हमारे पास आए, क्या, एक तो p - 4 और दूसरा p - 3 = 0। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, p = 4 और p = कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए ये हमारा जो समीकरण था इसे हमने सॉल्व कर दिया। किसके लिए सॉल्व कर दिया, p के लिए सॉल्व हो गया। और p का ये वर्ग समीकरण था, सिंपल मेथड लगाकर हमने p के दो मान ग्रहण कर लिए। p के दो मान आए हमारे पास, p = 4 और p = 3। तो देखिए अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहां भी करते हैं अपन, इन आंसरों को हम ऐसे लिख लेंगे कि क्या आया। पहला तो आया है हमारा p = 4, क्या आया है p = 4। और p के लिए मैंने बात की थी कि p क्या कहलाएगा आपका, p कहलाएगा dy। इसको मैं अलग से ले लेता हूं, यहां देख लीजिए, इतना सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। इसको सॉल्व करके हमने p के दो मान निकाल दिए हैं, एक तो p = 4 आ गया और एक p = 3 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं वो प्रोसेस में यहां कर रहा हूं क्योंकि वहां पर कुछ जगह नहीं है। देखिए तो हमारे पास दो आंसर आ गए, क्या क्या आए, एक तो p = 4 आ गया और एक p = 3 आ गया, है ना। तो देखिए जब हम जैसे हमारे पास देखिए सवाल लिखा हुआ है, हमारे पास सवाल है p² - 7p + 12। तो इसका जो सॉल्व हमने निकाला वो कैसे निकाला है, p - 4 और p - 3 इस फॉर्म में तो लिखा है। इसको हमने ऐसे टुकड़ों में तो तोड़ दिया, तो आंसर भी आपको इसी टुकड़ों में लिखना है। तो पहले तो यहां देख लें कि आंसर किस प्रकार से आएगा। p का मान मैंने क्या बताया था आपको dy/dx = में क्या चल रहा है आपके पास 4। ऐसे ही इधर करेंगे, p का मान कितना है dy/dx और क्या चल रहा है साथ में 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब आगे देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 के नीचे 1 मान के, देख क्या बनेगा dy = 4dx। क्या बनेगा dy = 4dx। इधर क्या बनेगा dy = 3dx। क्या बनेगा dy = 3dx। अब ये देखिए आपका समीकरण बन रहा है हमारे लिए, दोनों तरफ हमने लिख दिया, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए दोनों तरफ का मतलब है दोनों तरफ करेंगे, इधर भी ऐसे, इधर भी इधर। तो इसका जब हम समाकलन करते हैं dy का, तो समाकलन क्या आएगा y, ठीक है 4। dx का करोगे तो क्या आएगा x, और कांस्टेंट राशि इसमें जुड़ जाएगी, तो क्या आएगा y = 4x + c। और इसका करेंगे तो देखिए क्या आएगा y = 3, dx का करोगे तो x + तो हमारे पास देखिए दो आंसर प्राप्त हो गए, ये और ये।
अब बारी आई कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखने का मैंने यहां देखिए इस समीकरण को जब सॉल्व करा था तो आंसरों को कैसे लिखा था, इनटू में लिखा था। वही करेंगे, इन दोनों आंसरों को हम क्या करेंगे, इनटू में लिखेंगे। तो यह आंसर किस प्रकार के बनेंगे देखिए। तब यहां लिख देता हूं मैं, तब समीकरण का हल, तब समीकरण का हल, दोनों मानों को लेके कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, बस मल्टीप्लाई में रखें। तो ये 4x इधर आएगा, काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये भी इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो क्या आएंगे, पहला पद क्या आएगा, y माइनस 4x माइनस c। ये एक तो ये आया, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 3x माइनस c टू 0। ये हमारे पास जो दिया हुआ है अवकल समीकरण, उसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सवाल को करना है। तो हमने क्या किया इस सवाल में, बड़े आराम से हमने p के लिए वैल्यू निकाली, p की वैल्यू निकाली, और p का जो मान है वो क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx। तो फिर हमने क्या करा, p का मान जब dy अपॉन dx है तो p के मानों के साथ में dy अपॉन dx लिख दिया और चरों का पृथक्करण कर दिया। तो dy वाला टर्म्स आपका अलग रह गया है, x वाला टर्म्स अलग चला गया, इधर भी y वाला टर्म्स इधर आ गया, x वाला टर्म्स उधर चल गया, और उनको बारी बारी से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमारे पास दो मान प्राप्त हो गए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमारे पास पूरे समीकरण का सॉल्व जो था वो आ चुका। ठीक है, तो इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सवालों को आगे सॉल्व करते हैं। अगला सवाल लेता हूं प्रश्नावली का, इसको हम बताते हैं। सवाल कुछ इसमें कठिन भी आएंगे, ऐसा नहीं सारे सवाल इतने इजी रहेंगे। समीकरण को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, और ये मटेरियल जो है आपका समीकरण को सॉल्व करने का, ये 8th और 9th क्लास का मटेरियल है। अब वहां कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो समीकरण को सॉल्व बड़े आराम से कर लेते हैं, जिन्होंने वहां मक्कारियां की होगी वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड सवाल ले रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इजिकल टू 0। हाँ सॉरी, माइनस है यहाँ पर सवाल में, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इजिकल टू 0। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, वर्ग समीकरण से लिख देते हैं। यह वर्ग समीकरण है, यह p में वर्ग समीकरण है। इसका हल, इसका हल। तो देखिए यहां गुणा करने पे 3 जोड़ने घटाने पे तो चाहिए, तो इसको कैसे सेट कर दें, माइनस का 3p ले लें, प्लस का 1p ले लें। ठीक है, तो देखिए 3p में से 1p चला जाएगा तो माइनस 2p रह जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 माइनस का 3, तो ये 3 माइनस का आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, तो ये दोनों के जोड़े बना के इसके हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, p माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 कॉमन आएगा, और क्या बचेगा, p माइनस 3 बचेगा। तो यहां से देखिए हमें फिर दो आंसर प्राप्त हो रहे हैं, एक तो p माइनस 3 प्राप्त हो रहा है, और एक p प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। ये दो मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, तो वर्ग समीकरण की तरह सॉल्व कर दिया, और p के हमारे पास कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त। तो यहां से तो देखिए क्या आएगा, p माइनस 3 इजिकल टू 0, यानी p बराबर हमारे पास कितना आंसर निकल के आएगा, 3। तो एक मान तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया। दूसरा मान क्या है, p प्लस 1 इजिकल टू 0। तो p इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1। तो ये हमारे पास दो मान प्राप्त हो गए। एक तो p इजिकल टू कितना प्राप्त हुआ, 3, और एक p इजिकल टू कैसे प्राप्त हुआ, माइनस। तो ये बड़े आराम से अभी वर्ग समीकरण सॉल्व हो रहे हैं। आगे हो सकता है इससे कठिन आएंगे ही कठिन। तो आप लोगों को तो ये ध्यान रखना है कि आपको पहले आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप p के लिए समीकरण को सॉल्व करेंगे और p के मान निकालेंगे। यहाँ पर हमेशा 2 घात नहीं मिलेगी आपको, 3 घात भी मिल सकती है, 4 घात भी मिल सकती है। तो p के 3 मान आएंगे, 3 घात का होगा तो 4 घात का होगा तो 4 मान आएंगे। चारों मानों को फिर 4 जो p के मान निकलेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करके फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे अभी 2 मान आए थे,
दो समीकरण बने थे dy अपॉन dx में, दोनों का हल निकालकर हमने उसको मल्टीप्लाई में लिखा था। ऐसे ही अगर यहाँ पर सवाल p का 3 घात में होगा तो 3 आंसर आएंगे, तीनों को आंसर हम निकालकर मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। 4 का होगा तो चारों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे करते हैं। तो हमारे पास, इसको मिटा देता हूं, हमारे पास दो आंसर आ गए p के। एक तो p बराबर 3 आया है और एक p बराबर -1 आया है। देखते हैं। देखिए एक तो क्या आया है हमारे पास p बराबर 3, एक क्या आया p इक्वल टू -1। तो p की जगह पे तो हम क्या लिखे हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू -1, ठीक है। वही क्रम अपनाएंगे। क्या dy इक्वल टू 3dx, यहां से तो यही बना था, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा dy इक्वल टू -1 dx, ये पद बनेगा, है ना। ये दोनों के लिए अलग अलग कर दिया है मैंने, और दोनों के लिए फिर अब मैंने क्या लिख दिया था x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन कर, दोनों तरफ समाकलन कर। तो देखिए x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ dy का समाकलन क्या आएगा y 3, dx का क्या आएगा x, और प्लस में क्या रहेगा dy का समाकलन क्या आएगा y 3, dx का क्या आएगा x प्लस c। ऐसे इधर सॉल्व करेंगे तो dy का क्या आएगा y माइनस x प्लस, तो ये हमारे पास दो आंसर प्राप्त हो गए। तब समीकरण का हल, तब समीकरण का हल निम्न होगा। तब समीकरण का हल निम्न होगा। तो देखते हैं हम समीकरण का हल। मैंने बताया था जब दो मान प्राप्त हो जाएं या 3 प्राप्त हो जाएं तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहां 2 प्राप्त हुए हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा y माइनस 3x, किसी को 3x को माइनस का इधर लेके आना है, तो ये बना आपके पास y माइनस 3x माइनस c, और इससे क्या बनेगा y प्लस x माइनस इजिकल टू। तो ये आपके पास जो लास्ट में प्राप्त होता है वो आपके पास समीकरण का संपूर्ण हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ज्यादा कठिन अभी तक सवाल नहीं है आपके पास। कठिन केवल एक ही चीज है, एक तो p के मान के लिए सॉल्व करना। तो p का मान अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा, बिल्कुल आराम से हम उसका वर्ग समीकरण कर पा रहे हैं। वर्ग समीकरण की तरह हमने उसको तोड़ा और सॉल्व कर दिया। दूसरी चीज, जब हमारा सवाल p में आ जाता है, जब हम p के मान आ जाते हैं तो सवाल प्रथम कोटि का बन रहा है। देखिए प्रथम कोटि और प्रथम घात का बन रहा है, क्योंकि मैं p की जगह dy अपॉन dx लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब है, कोटि भी एक है, एक बार अवकलन हो रहा है, और इस पूरे पर घात भी एक है। तो जब कोटि एक है घात एक है तो ये हमारा पिछला अध्याय बन गया ना, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो वहां पर जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण हमने टाइप पढ़े हैं, कई टाइप पढ़ लिए, वहां पे 10-12 टाइप हो चुके हैं। जितने भी टाइप हमने वहां पर पढ़े हैं उनमें से ये कोई ना कोई सा टर्म्स बनेगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म्स बन रहा है। अब यहां पर तो सिंपल ही बन रहा था, कौन सा चरों का पृथक्करण वाला टर्म्स बन रहा है, तो मैंने चरों का पृथक्करण वाला लगा दिया और समीकरण को सॉल्व कर दिया। लेकिन हमेशा आपको चरों का पृथक्करण मिले ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी आपको रैखिक समीकरण मिल जाएगा, कभी कभी आपको समघात का समीकरण मिल जाएगा, है ना, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, क्योंकि हमने कई टाइप पढ़ चुके हैं हम इसमें। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यथार्थ भी बन सकता है। यथार्थ का प्रोसेस फिर मैं आप लोगों को बता चुका, 4 स्टेप में यथार्थ सॉल्व होता है। तो किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है, आपको विशेष विधि से इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली का आपका दूसरा सवाल हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे की प्रश्नावलियों के सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक आध सवाल और लेते हैं। प्रश्नावली गई,
सवाल ले रहे हैं अगला तीसरा सवाल है p माइनस वाई, p माइनस वाई इजिकल टू x प्लस वाई। क्या सवाल दिया? p माइनस वाई इजिकल टू x प्लस वाई। तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी, अब देखिए इस टाइप का जब सवाल आएगा तो इसमें देखिए p भी शामिल है, x भी शामिल है, y भी शामिल है। अभी तक जो समीकरण था उसमें p था, इसमें x और y आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे और उसमें x और y के लिए हल करने वाले जब पढ़ोगे, x और y के लिए यानी दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, तो उसमें p शामिल होगा, तो वो इसी टाइप का सवाल बनेगा वो भी। तो वहां ढूंढना ये दिक्कत वाला काम हो जाता है कि सवाल किसके लिए सॉल्व होगा। तो देखो जैसे मैं उदाहरण में बताऊं, देखिए यहाँ p का p में गुणा करेंगे क्या आएगा? p स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? p स्क्वायर आएगा। और p का y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? py आएगा। तो देखिए वर्ग समीकरण के लिए हमारे पास यही होना चाहिए, एक स्क्वायर वाला पद होना चाहिए और एक सिंगल पद होना चाहिए। यही है ना वर्ग समीकरण की कंडीशन। लेकिन आप यहाँ गौर से देखिए, x का जब x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा और x का y में करोगे तो xy आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी तो x स्क्वायर और x एक घात स्क्वायर में और एक सिंगल में होनी चाहिए है। तो अब यहाँ ये दिक्कत है कि इसको p के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करें, ठीक है। तो ये समस्या जरूर वहां पर आ जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए उसको सॉल्व किया जा रहा है। दो में कंफ्यूजन होता है, या तो px के लिए या py के लिए या x और y के लिए। देखिए यहाँ y के लिए सॉल्व हो सकता है क्या समीकरण? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी py आएगा, यहाँ भी xy आएगा, सिंगल घात का बनेगा। तो सिंगल घात वाले तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हमारी तो घात क्या है, या तो स्क्वायर वाली है या क्यूब वाली है। तो अब हम क्या करें, सवाल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि ये किसके लिए सॉल्व हो सकता है या होगा। तो p का मल्टीप्लाई किया मैंने, p स्क्वायर बना, p का y में किया तो py बना, और यहां देखिए x स्क्वायर बना और यहां पर क्या बना? x। अब ये देखिए दोनों के लिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन सॉल्व होने के साथ साथ उसका फिर समीकरण भी सॉल्व होना चाहिए, यानी उस वर्ग समीकरण को हम सॉल्व भी कर पाए, ऐसा समीकरण अपने पास आना चाहिए। तो देखिए p स्क्वायर माइनस py माइनस का x स्क्वायर प्लस का x, ये मैंने एक टर्म्स बना दिया इजिकल का, क्योंकि अभी p वाला पढ़ रहे हैं, हम p के लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो p के लिए जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए गुणा करने पे अपन को चाहिए x स्क्वायर प्लस xy, और जोड़ने घटाने पे चाहिए अपने पास x। तो क्या ले हम? हाँ क्या ले? तो हम इसमें वर्ग समीकरण वाला फॉर्मूला, तो p इजिकल टू, ये जानते हो ना, इस टाइप का सवाल धराचार्य विधि जो भी विधि होती है, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाला ये जो सूत्र होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर के लिए, तो क्या लगाते हैं हम? एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र विधि अपॉन में 2a। इसी सूत्र विधि को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं p के लिए। p इजिकल टू माइनस का b यानी क्या आएगा? p आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी p स्क्वायर आएगा, माइनस 4ac यानी 4 इंटू a यानी कि 1 है, और c यानी कि ये प्लस का बनेगा हमारे पास, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अपॉन में चल रहा है 2a, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। p इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैंने p लिख दिया, यहाँ पर y आएगा। ये p के लिए सॉल्व किया है ना, यहाँ पर v स्क्वायर होता है, y स्क्वायर आएगा। मैंने y को ही देख लिया क्योंकि आदत पड़ी हुई है x और y के लिए सॉल्व करने के लिए। तो p इक्वल टू y प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2a। p इक्वल टू, तो ये क्या निकल के आ रहा है, देखिए कुछ स्क्वायर बन रहा है, क्या देख लेते हैं। y स्क्वायर ये बनेगा अपने पास 4x स्क्वायर और 4xy, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। क्या इसको किसी का वर्ग समीकरण लिख पा रहे हैं क्या? हम स्क्वायर लिख पा रहे हैं क्या? वो चीज देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, समीकरण को सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और किसके लिए सॉल्व करने के लिए कोशिश की है? p के लिए सॉल्व करने की कोशिश की है। किस विधि से की है? सूत्र विधि से की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर टुकड़े इसके नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस समीकरण को लेके हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं इतने।
अब समीकरण क्या है हमारे पास, इसको मैं एक बार बता, P इजिकल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 4xy पूरे के ऊपर में क्या दिया होगा, देख P इजिकल टू वाई प्लस माइनस, क्या इसको किसी का स्क्वायर लिख पा रहे हैं क्या अपन? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। ये बन रहा है, देखिए y प्लस 2x का होल स्क्वायर बन रहा है। अपॉन में क्या चल रहा है, इसको खोल के देख लें। y प्लस 2x का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 2ab यानी 4xy, ये आएगा। होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, बिल्कुल ठीक है यहां तक। p इक्वल y प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा हमारे पास, y प्लस 2x कोष्टक में ले लें इसको, और अपॉन में क्या चल रहा है। तो यहां देखिए स्क्वायर समीकरण बना था, स्क्वायर समीकरण को हमने सॉल्व किया सूत्र विधि से, और सूत्र विधि को हमने धीरे धीरे सॉल्व करके यहाँ पर समीकरण के रूप में बदल दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो पहले ले रहे हैं हम धन चिन्ह, तो ये लिखा मैंने प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह से तो क्या आएगा, P इजिकल टू y प्लस 2x अपॉन 2, ये आएगा। तो यहां से धन चिन्ह ले लिया ना, बाकी पूरा वैसा का वैसे ही है। तो ये P इजिकल टू क्या आ रहा है, 2y प्लस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से P का मान कितना निकल के आ रहा है, y प्लस x। देखिए यहां से एक P का मान निकल के आ गया, क्या आया, y प्लस x। दूसरा मान हम यहां ले रहे हैं, दूसरा मान मैं यहां ले लेता हूं, क्या, ऋण चिन्ह से, ऋण चिन्ह से, ऋण चिन्ह क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। P इजिकल टू y माइनस, माइनस से निशान चेंज करें इसका, तो y माइनस 2x अपॉन 2, y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस का 2x अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो P इजिकल टू क्या बचा, माइनस का x। तो दूसरा मान आपके पास ये प्राप्त, क्या, P इजिकल टू क्या प्राप्त हो गया, माइनस का x प्राप्त। तो हमारे पास अब P के दो मान प्राप्त हैं, एक तो P इजिकल टू माइनस x और एक P इजिकल टू y प्लस x। इसको लेके अब हम सॉल्व करें। ये सिंपल तरीका है, बिल्कुल वर्ग समीकरण लगा के मैंने केवल खोला है, धन चिन्ह लिया है और ऋण चिन्ह लिया है। तो 9th क्लास की चीज है बिल्कुल। चलिए अब आगे हम इनके आंसर लिख दें। तो हमारे पास आंसर प्राप्त हुए, एक तो P इजिकल टू y प्लस x प्राप्त हुआ है और एक P इजिकल टू माइनस x। और P का मान क्या चीज है, P क्या चीज है, P है dy अपॉन dx इजिकल टू y प्लस, और ये P क्या चीज है, ये भी dy अपॉन dx। सबसे पहले मैं दो समीकरण बन गए, इन दो समीकरणों को आपको सॉल्व करना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए ये dy इजिकल टू माइनस x dx बनेगा, और हम कर देंगे सीधा इसका समाकलन करने। तो y का समाकलन तो dy का समाकलन तो y आएगा, माइनस x का आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। तो पहला आंसर तो हमारे पास ये, दूसरा आंसर मैंने पहले निकाल दिया। p इजिकल टू माइनस x था, p की जगह पे dy अपॉन dx रखा, माइनस x किया, चरों का पृथक्करण करा और उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। बचा हमारे पास अभी ये वाला सवाल, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। इसमें देखें चरों का पृथक्करण हो रहा है क्या, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे नहीं लग रहा कि मैं चरों का पृथक्करण यहाँ पर इसका कर पाऊंगा, है ना। देखिए y वाले टर्म से एक तरफ नहीं जा सकते, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा लिख रहा हूं dy अपॉन dx। ये y इधर ले आता हूं और x को उधर छोड़ देता हूं। अब समझने वाली बात चालू होती है यहां से। तो देखिए सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही सॉल्व किया है। इसमें एक पद तो मेरे को सिंपल मिल गया, दूसरा पद मेरे से सॉल्व हो नहीं रहा। तो आप गौर करना है आपको कि आपने वर्ग समीकरण को सिंगल समीकरण में बदल दिया, यानी प्रथम कोटि प्रथम घात का बना दिया। अब मैंने बताया था जब प्रथम कोटि और प्रथम घात का बन जाए तो पिछले अध्याय पे चले जाएं। पिछले अध्याय में जितने भी टाइप थे सबको याद करें कि ये किस विधि से सॉल्व हो। तो गौर से देखिए, ये विधि रेखा अवकल समीकरण की है और ये हम पढ़ के आए हैं। मैं इसके नीचे ये लिख रहा हूं, इससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। देखिए
ये इस टाइप का समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। और इसका हल क्या होता है? इसके हल के लिए पहले हम IF निकालते थे, IF यानी e की पावर p dx। ठीक है, जिसने अच्छी पढ़ाई की होगी उनकी समझ में आ रहा होगा। e p का मान कितना है? तो देखिए यहां पर जो p का मान है वो -1 है, तो मैंने लिख दिया -1 dx, और 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा? -1। तो यहां से ये आपका IF निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए जरा, तो मैं इस आंसर को पहले यहां से हटा रहा हूं, एक आंसर क्योंकि हमारा निकल चुका है तो इसको मैं अलग लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं y इक्वल टू -x² अपॉन 2 प्लस, ये आंसर हमारा आ चुका है भाई, एक स्टेप। ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण बना है, ये रैखिक बना है और उसका हल हम निकाल रहे हैं। तो IF निकालने के बाद क्या करते थे? YIF वाले टर्म्स निकालते थे। इसका क्या होता था? समाकलन QIF dx प्लस ये होता था। तो y इंटू IF e टू द पावर -x आया है। Q का मान कितना है? Q का मान आपके पास x है। IF कितना है? IF आपका पास e की पावर -x है, dx प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें हम। y e टू द पावर -, ये कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, है ना? तो करते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे का अवकलन, इसका समाकलन, तो ये e टू द पावर x, देखिए दूसरा क्या होता है? d अपॉन x समाकलन e टू द पावर x dx, है ना, और पूरे का dx और प्लस का c। तो y e टू द पावर x माइनस में माइनस का x e टू द पावर x, इसका समाकलन करोगे तो अवकलन करोगे तो x होगा, इसका समाकलन करोगे तो e टू द पावर माइनस dx प्लस c आएगा। लास्ट स्टेप y इंटू e टू द पावर माइनस x e टू द पावर -x, इसका फिर e टू द पावर -x प्लस। ठीक है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, e टू द पावर -x कॉमन आ रहा है, तो सभी में से कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1 और प्लस c e टू द पावर x, ये डिवाइडेशन कर दिया। तो ये हमारे पास, सॉरी इसके बाद यहाँ दिख नहीं रहा है बोर्ड पर, तो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये टर्म्स तो आपके समझ में आ ही गया था, IF निकाला था हमने, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और ये वाले टर्म्स क्योंकि उसमें स्क्रीन में दिख नहीं रहे हैं, इसको मैं वापस सॉल्व कर देता हूँ इससे आगे। यहाँ देखिए y e टू द पावर -x e टू द पावर -x और माइनस e टू द पावर -x प्लस, ये समाकलन कर दिया इसका। e टू द पावर -x का भाग दे देते, तो यहां से हटेगा, यहां से हटेगा, है यहां से हटेगा, और इसमें भाग लगेगा तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इनको उधर ले लेते हैं, तो ये बनेंगे y प्लस x प्लस 1 c e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। तब समीकरण का हल, तो देखिए दो आंसर निकालने थे, एक आंसर तो हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं, ये रख चुके, दूसरा ये आ गया, तो दोनों को मिला के देखते हैं क्या आंसर आ गए हमारे पास। एक तो ये आ गया इनटू एक वो आ गया। तो इस तरीके से आपको समीकरणों को सॉल्व करना है, और मैंने आपको बताया था कि समीकरण कोई भी रूप ले सकता है। प्रथम कोटि में, प्रथम कोटि के कई टाइप हम पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई सा भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए आप विशेष तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि ये सवाल हमेशा प्रथम कोटि से सॉल्व होगा, और प्रथम कोटि के सारे टाइप आपको आने चाहिए, क्योंकि आगे उनके बगैर काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।